रात के 9 बजे हैं। वक्त है खोज खबर का और मैं हूं दीपक चौरसिया। खोज खबर में आज आपको दिखाएंगे कैसे रेप कैपिटल और रेप इन इंडिया जैसे जुमलों पर छिड़ा है सियासी संग्राम। बात करेंगे नागरिकता संशोधन बिल को लेकर जारी घमासान की और साथ ही साथ बात होगी कि कैसे निर्भया के गुनाहगारों को मिल गई है 7 दिन की और मोहलत। फिर रात 9:27 पर हमारी खास पेशकश में दिखाएंगे कि कैसे दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच छिड़ी है मिसाइल पावर की जंग। लेकिन पहले एक नजर देश और दुनिया की कुछ अहम खबरों पर। सह प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक सच्ची सहेली। यूपी के शामली में बाइक सवार की हार्ट अटैक से मौत, चलती बाइक से गिरा शख्स, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में ग्राम प्रधान का वीडियो हुआ वायरल, वीडियो में ग्राम प्रधान ने सरेआम पत्नी से की मारपीट। लखनऊ के मोहनलालगंज में स्कूल वैन में लगी आग, ड्राइवर के सूझबूझ से टला हादसा, 8 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन, पुलिस पर छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग का आरोप। यूपी के मिर्जापुर में 7 फीट लंबा अजगर निकलने से मचा हड़कंप, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। मुंबई में दाऊद की 14 प्रॉपर्टी की होगी नीलामी, प्रशासन सभी प्रॉपर्टी की वास्तविक कीमत पता लगाने में जुटा। कानपुर में एक लड़की की लाश मिलने से मचा हड़कंप, 2 दिनों से लापता थी लड़की। यूपी के सहारनपुर में मौसम के बदले मिजाज से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त, फसलों को भी हुआ नुकसान। पाकिस्तान ने राजौरी सेक्टर में तोड़ा सीज फायर, नापाक फायरिंग में 2 जवान घायल, भारतीय सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। दिल्ली में मंडी हाउस में से जंतर मंतर तक निकला महिला कांग्रेस का हल्ला बोल, कैंडल मार्च निकालकर रेप की बढ़ती वारदातों पर सरकार की घेराबंदी। निर्भया के गुनाहगारों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी, 18 दिसंबर को होगी फिर सुनवाई। निर्भया के परिवार ने कहा जल्द होनी चाहिए फांसी। महिलाओं के साथ अपराध पर आंध्र प्रदेश विधानसभा में ऐतिहासिक दिशा बिल पास, रेप के दोषियों को 21 दिन में मिलेगी मौत की सजा। नागरिकता कानून में बदलाव के विरोध में जामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों का प्रदर्शन, संसद भवन जाने से रोकने पर छात्रों ने किया हंगामा। सभी राज्यों को लागू करना होगा नागरिकता कानून, सूत्रों के हवाले से खबर। विपक्ष के कई मुख्यमंत्रियों ने सीएबी लागू करने से किया था इनकार। राहुल के रेप वाले बयान पर संसद से चुनाव आयोग तक संग्राम, स्मृति ईरानी की अगुवाई में बीजेपी डेलीगेशन ने की शिकायत। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे का भारत दौरा टला, पूर्वोत्तर में बवाल की वजह से लिया गया फैसला, गुवाहाटी में होनी थी शिखर बैठक। अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर वित्त मंत्री का बयान, कहा आर्थिक सुधारों के लिए उठाए जा रहे कदमों का दिख रहा है असर, कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती का भी दिखा असर। विदेशों में प्याज की खेप पहुंचने के बाद मुंबई में प्याज की कीमतों में कमी, एपीएमसी मार्केट में प्याज 75 रुपए किलो हुआ। महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन के बाद अब हाइपर लूप प्रोजेक्ट पर मंडराए संकट के बादल, हाइपर लूप के फाउंडर रिचर्ड ब्रैंसन ने उद्धव ठाकरे से की मुलाकात। पीएम मोदी के दौरे से पहले कानपुर में गंगा के किनारे रोशनी से जगमगाए गंगा बैराज से अटल घाट तक के इलाकों को सजाया गया। जर्मनी में एक इमारत में धमाका, हादसे में एक शख्स की मौत, कई लोगों के घायल होने की खबर। हिमाचल प्रदेश के कुफरी में बर्फबारी से मौसम हुआ सुहाना, बड़ी तादाद में पर्यटकों ने किया इस हिल स्टेशन का रुख। उत्तराखंड के पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, धनौल्टी, मसूरी और नैनीताल में भी बड़ी पर्यटकों की तादाद, अलर्ट पर एसडीआरएफ की टीम। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, उत्तराखंड के टिहरी में बर्फ से ढके लोगों की गाड़ियां, बर्फबारी से पाइप का जमा तक पानी, अलाव का सहारा लेने को लोग मजबूर। चेन्नई में भारत वेस्टइंडीज की टीम ने किया अभ्यास, 15 दिसंबर को होगा पहला वनडे। मेरी अगली बात सुनकर आप थोड़ा चौंकेंगे और ये भी सोचेंगे कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। यानी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो दूसरों को तकलीफ दे। शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। मतलब ये कि शब्द के हाथ पांव
नहीं होते। कोई शब्द दवा की तरह काम करता है, कोई शब्द घाव बन जाता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको कबीरदास के दोहे और उसका मतलब और ये प्रवचन क्यों दे रहा हूं। दरअसल कबीरदास जी की बातें अगर हमारे सियासतदान भी मान लेते तो उनकी बातों का बतंगड़ नहीं बनता। लेकिन आजकल की सियासत का चलन मीठी वाणी की जगह तीखी वाणी वाला हो गया है। तो राहुल गांधी ने रेप की बढ़ती वारदातों को जैसे ही मेक इन इंडिया से जोड़कर रेप इन इंडिया कहा, विवाद बढ़ गया। अब बीजेपी राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है और बाकायदा चुनाव आयोग में इसकी शिकायत भी कर रही है। मेक इन इंडिया नहीं भैया। बात में बात कुछ ऐसी बिगड़ गई कि बवाल बन गई। विवाद भी ऐसा वैसा नहीं, संग्राम सड़क से संसद तक छड़ा। देश प्रदेश में पीएम मेक इन इंडिया करते करते थकते नहीं थे। अब उसी मेक इन इंडिया से राहुल ने रेप इन इंडिया जोड़ा तो महिला सांसद भड़क। नरेंद्र मोदी ने कहा था मेक इन इंडिया, कहा था ना। अब आप जहां भी देखो मेक इन इंडिया नहीं भैया, अब है रेप इन इंडिया। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मेक इन इंडिया होगा। हमने सोचा कि अखबारों में मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया दिखाई देगा, मगर आज जब हम अखबार खोलते हैं हमें सब जगह रेप इन इंडिया दिखाई देता है। बड़े बुजुर्ग कह गए कि मीठी वाणी बोली, लेकिन लगता है जैसे आज की सियासत को मीठी वाणी से जरा परहेज हो चला है। वो वाणी भी तीखी है और तकरार भी। कोई भी स्टेट नहीं है जहां बीजेपी राज कर रही है और दिन भर वहां पे महिलाओं पर बलात्कार नहीं हो रहा। उन्नाव में बीजेपी के एमएलए ने महिला का रेप किया है। बीजेपी के एमएलए ने। पहली बार हुआ है जो कांग्रेस पार्टी का नेता रेप जैसे संगीन जुर्म को पॉलिटिकल मॉकरी का हिस्सा बनाता हो। यह राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है। राहुल गांधी अड़े पीएम मोदी के पुराने बयान की दलील देकर माफी से इनकार कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के महिला ब्रिगेड ने बवाल बढ़ा दिया है। चुनाव आयोग तक से राहुल की शिकायत कर दी गई है। ये जानते हुए कि मेक इन इंडिया क्लैरियन कॉल है पूरे विश्व को कि आइए भारत में निवेश कीजिए, राहुल गांधी ने रेप इन इंडिया का इस्तेमाल किया। मैं जनता से पूछना चाहती हूँ, क्या इस प्रकार का आह्वान करना परिवारों का अपमान है? और इस दुस्साहस के लिए जनता राहुल गांधी को क्या सजा देगी, ये मैं जनता पे छोड़ती हूँ। और प्रोसीजरली इलेक्शन कमीशन क्या सजा देगी, आज वही अपील करने हम इलेक्शन कमीशन के सम्मुख प्रस्तुत हुए। बुधवार को राज्यसभा में पास होने और गुरुवार को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद नागरिकता संशोधन बिल अब कानून बन चुका है। बावजूद उसके देश भर में सीएबी का विरोध जारी है। शुक्रवार को सीएबी के विरोध में मौन जुलूस निकाले गए, उग्र प्रदर्शन किए गए। कॉलेज के छात्रों ने धरना दिया। शाम होते होते दिल्ली में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। कोलकाता और असम में हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। एहतियातन सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, जबकि नॉर्थ ईस्ट जाने वाली कई ट्रेनों को या तो रद्द कर दिया है या फिर उन्हें रीशेड्यूल किया गया है। नागरिकता संशोधन बिल यानी कैब अब भारत में कानून है। बावजूद इसके पूरे देश में कैब के खिलाफ हंगामेदार प्रदर्शन जारी है। असम से लेकर गुजरात तक, यूपी से लेकर तमिलनाडु तक दिन भर कैब के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन होते रहे। देश की राजधानी दिल्ली में भी लोग सड़कों पर उतरे। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने हंगामेदार प्रदर्शन किया। इस दौरान दिल्ली पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हो गई। हालात काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कैब को लेकर हंगामा जबलपुर और चेन्नई में भी हुआ। जबलपुर में हजारों की तादाद में लोगों ने सड़क पर उतरकर कैब के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं चेन्नई में छात्रों ने कॉलेज कैंपस को ही धरना स्थल बना दिया। नागरिकता संशोधन बिल का जबरदस्त विरोध कोलकाता में भी जारी रहा। कैब के खिलाफ जारी हंगामे और गुस्से के बीच एक अच्छी खबर भी सामने आई। बेंगलुरु की जामिया मस्जिद के इमाम ने ऐलान किया, सभी लोगों से गुजारिश की कि लोग अपने दस्तावेजों को सही करें।
ताकि एनआरसी लागू होने के समय किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े। नागरिकता संशोधन बिल को लेकर सरकार साफ कर चुकी है कि जिन राज्यों को स्वायत्तता मिली हुई है उनके अधिकारों के साथ छेड़छाड़ की कोई भी कोशिश नहीं होगी। बावजूद इसके हंगामा बढ़ रहा है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को नागरिकता बिल की बातों को सही तरीके से समझने की जरूरत है। वहां के लोग भावुक और सीधे सच्चे होते हैं। नॉर्थ ईस्ट को कैसे प्रोटेक्शन मिल रहा है इस बिल से, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए क्या प्रावधान है, क्या प्रोटेक्शन है, वो अच्छी तरह से समझाना होगा। हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग इमोशनल होते हैं, वायलेंस जो करते हैं तो उसमें कुछ तत्व तो जरूर आएंगे, लेकिन हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग मूल रूप से बहुत शांति प्रिय होते हैं। दिल्ली के निर्भया गैंगरेप केस के 4 दोषियों को सजा कब मिलेगी, इसका देश को इंतजार है। पहले माना जा रहा था कि 3-4 दिन में निर्भया के दोषियों को फांसी दे दी जाएगी, लेकिन एक दोषी अक्षय ने फांसी की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगा दी है और इस अर्जी पर 17 दिसंबर को सुनवाई होगी। इसी वजह से पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के दोषियों के डेथ वारंट से जुड़ी याचिका 18 दिसंबर तक के लिए टाल दी है। इससे पहले निर्भया के 4 दोषियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान कोर्ट में निर्भया के माता पिता भी मौजूद थे। निर्भया की मां ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाकर दोषी अक्षय की याचिका का विरोध किया है और निर्भया की मां का कहना है कि सजा के लिए 7 साल तक इंतजार किया है तो 7 दिन और इंतजार कर लेंगे। निर्भया गैंगरेप केस के 4 दोषियों को सजा देने का इंतजार लगातार बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 4 दोषियों के डेथ वारंट से जुड़ी याचिका को 18 दिसंबर तक के लिए टाल दिया है। ये याचिका निर्भया के माता पिता ने कोर्ट में लगा रखी है, जिस पर सुनवाई के दौरान दोषियों के वकील ने अदालत में दलील दी कि अक्षय नाम के दोषी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में 17 दिसंबर को सुनवाई होनी है। 17 तारीख को रिव्यू पिटीशन अक्षय कुमार सिंह की जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है वो होगी। उसके बाद जैसा भी डिसीजन होता है, हमें आशा ही नहीं पर पूर्ण विश्वास है कि हमें उस वहाँ न्याय मिलेगा देश की सबसे बड़ी अदालत से, और उसके बाद फिर हमारे पास क्यूरेटिव पिटीशन अक्षय, विनय और पवन की तरफ से फाइल करने का अवसर मिलेगा, वो हम फाइल करेंगे। और पवन कुमार गुप्ता की जुवेनिलिटी डिसीजन दिल्ली हाई कोर्ट में होना है, वो पेंडिंग है। इसी कारण पटियाला हाउस कोर्ट में जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्भया के 4 दोषियों की पेशी हुई तो कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका का हवाला देते हुए 18 दिसंबर दोपहर 2 बजे सुनवाई का समय मुकर्रर कर दिया। आज की सुनवाई से हमें बहुत, मैं मतलब कहूँगी कि खुश हूँ। कारण ये है कि हम बहुत ही लक्ष्य के करीब हैं। जो हमारा जो एप्लीकेशन जो लगाई थी, उस एप्लीकेशन पर जो हमारी रिक्वेस्ट थी, कोर्ट ने उसको सुना है प्रॉपर तरीके से। निर्भया के माता पिता की तरफ से करीब 1 साल पहले पटियाला हाउस कोर्ट में ये याचिका दायर की गई थी और मांग की गई कि दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द डेथ वारंट जारी किया जाए। इसी याचिका पर सुनवाई होनी थी। इस दौरान कोर्ट में निर्भया के माता पिता भी मौजूद थे, जो 7 साल से अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की जंग लड़ रहे हैं। इस दौरान निर्भया की मां ने कहा कि इतना इंतजार किया है तो 7 दिन और सही। हम 7 साल से संघर्ष कर रहे हैं और 1 हफ्ता और सही, लेकिन आज उम्मीद जगी है कि नहीं, अब हम फैसले के करीब हैं और उनका 18 तारीख को डिसीजन हो जाएगा। क्योंकि इस फैसले से सिर्फ निर्भया के माँ बाप को इंतजार नहीं है, पूरे हमारे देश के बच्चों का आस जुड़ा हुआ है कि नहीं, निर्भया का फैसला ही एक समाज में संदेश लाएगा। और उम्मीद है कि ये फैसला हमारे बच्चियों को और भी बच्चियों को इंसाफ के करीब लाएगा और आगे भी हम संघर्ष करें कि हमारे पूरे देश की बच्चियों को इंसाफ मिले, हमारे बच्चियों को सुरक्षा मिले। निर्भया से गैंगरेप केस में 4 दोषियों को साल 2017 में फांसी की सजा सुनाई गई थी और 4 दोषी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं और खबर है कि तिहाड़ जेल में फांसी की तैयारियां चल रही हैं। जम्मू कश्मीर में अगस्त के महीने में धारा 370 हटाने का ऐलान हुआ था और इन 4 महीनों में जम्मू कश्मीर पूरी तरह पटरी पर लौट चुका है। न सिर्फ जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कमी आई, बल्कि पत्थरबाजी भी करीब करीब बंद हो चुकी है। लेकिन कुछ लोग लगातार कश्मीर घाटी का माहौल खराब करने की कोशिश करते रहे हैं। ये भी आरोप लगाया गया कि कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद नाबालिग बच्चों को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया। इस मामले में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के 4 जजों ने एक रिपोर्ट तैयार की है और ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई है, जिस पर सर्वोच्च अदालत ने साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में कोई भी नाबालिग गैरकानूनी तरीके से हिरासत में नहीं है।
जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया तो पाकिस्तान से लेकर आतंक के तमाम रहनुमाओं ने भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अलगाववादियों ने इस फैसले के खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश की। महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं ने केंद्र सरकार पर आर्मी रूल का आरोप भी मढ़ दिया, जबकि कुछ लोगों ने यह आरोप तक लगा दिया कि कश्मीर में नाबालिग बच्चों को भी पुलिस और सेना ने हिरासत में रखा है। लेकिन इस झूठ से अब पर्दा उठ चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उस रिपोर्ट पर मोहर लगा दी है जिसमें जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के 4 जजों ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में किसी भी नाबालिग को हिरासत में नहीं लिया गया है। दरअसल बाल अधिकार कार्यकर्ता इनाशी गांगुली और शांता सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसके बाद 4 जजों ने जेलों का दौरा कर एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका का निपटारा किया। हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को छूट दी है कि अगर उन्हें किसी खास केस में गैरकानूनी तरीके से बच्चों को हिरासत में रखने का कोई सबूत मिलता है तो वो उपायुक्त फोरम में अपनी शिकायत रख सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे सुनवाई नहीं करेगा। कोर्ट में दायर याचिका में आरोप बेहद गंभीर थे और सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरी संजीदगी का परिचय देते हुए जांच का जिम्मा हाईकोर्ट के 4 जजों को सौंप दिया। और जब कोर्ट में रिपोर्ट पेश हुई तो तमाम आरोपों की हवा निकल गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वो किसी विदेशी मीडिया की रिपोर्ट के बजाय अपने जजों पर भरोसा करेगा। कश्मीर के मोर्चे पर पाकिस्तान ने हर बार मुंह की खाई है। हिंदुस्तान के दम के आगे पाकिस्तान की हर चाल बेदम हो गई और जब भारत ने पीओके पर दावा जताया तो पाकिस्तान के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गई। पीओके को लेकर पाकिस्तान कितना परेशान है, इसकी तस्दीक उसके हुक्मरानों के बयानों से होती रही है। अब तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के पीएम राजा फारूक हैदर ने कहा है कि कश्मीर के बाद इंडिया का अगला निशाना कराची और पेशावर है। इसी डर के कारण पाकिस्तान पीओके में लगातार दमन चक्र चला रहा है। आजाद होने के लिए तड़प रही पीओके की आवाम की आवाज को दबा रहा है। लेकिन पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि अब ज्यादा दिन तक वो पीओके पर तिरंगा लहराने से बचा नहीं पाएगा। ये लोगों की जिस कश्मीर पर पाक ने कब्जा किया है वहां अत्याचार के इंतहा है। जिस कश्मीर में पाक फौज का दमन चक्र चलता रहा है उस कश्मीर के लोगों से डरने लगा है पाकिस्तान। पीओके में होने वाले विरोध प्रदर्शनों से सहम गई है पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान की इस डरी सहमी सरकार को अमित शाह के बयान से छूटने लगी है कपकपी। एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? हिंदुस्तान के प्रण को देखते हुए पाकिस्तान ने पीओके में नई साजिशें रचनी शुरू कर दी हैं। पाक की इस साजिश का खुलासा पीओके के प्रधानमंत्री राजा फारूक हैदर ने किया है। राजा फारूक हैदर ने कहा है, मैं पीओके का आखिरी वजीर आजम हो सकता हूं। राजा फारूक हैदर के बयान के तरह तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। पाकिस्तान में ही चर्चा गर्म है कि पाकिस्तान अब पीओके को 2 टुकड़ों में बांट सकता है। पीओके का उत्तरी हिस्सा गिलगिट बाल्टिस्तान में मिलाया जा सकता है। पीओके के दक्षिणी हिस्से को पंजाब में मिलाने की साजिश चल रही है। पाकिस्तान की साजिश का अंदाजा तो तभी लग गया था जब इमरान खान ने पीओके को 6ठा राज्य बनाने का ऐलान किया था। वैसे पाकिस्तान को ऐसी किसी भी पहल के खतरे का अंदाजा भी भरपूर है। यही वजह है कि पाकिस्तान को अब कराची भी खतरे में नजर आ रहा है। मोदी हावी हो गया तो उसका अगला निशाना पहले कराची और फिर पेशावर है। पाकिस्तान अपने इस डर को दूर करने के लिए पीओके के 2 टुकड़े करने का खतरनाक प्लान बना सकता है। हालांकि पाकिस्तान का ये प्लान भी उसी तरह नाकाम होगा जिस तरह कश्मीर पर उसका अवैध कब्जा नाकाम होने वाला है, क्योंकि पीओके कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहा। सोचिए, धारा 370 कश्मीर से हटाई गई, मुद्दा हिंदुस्तान में छाया रहा, लेकिन भारतीय सरजमी से 6500 किलोमीटर दूर एक मुल्क में हुए चुनाव में इसकी गूंज साफ सुनाई दी और जिसने धारा 370 की मुखालफत की उसकी हार हो गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन की, जहां चुनाव नतीजों में आतंक की हार और अमन की जीत हो गई। यहां बोरिस जॉनसन की कंजर्वेटिव पार्टी ने कट्टरपंथियों के समर्थक लेबर पार्टी को शिकस्त दे दी। वो लेबर पार्टी ही थी जिसने कट्टरपंथियों के दबाव में भारत के खिलाफ सितंबर में
कश्मीर प्रस्ताव पास किया था जब 370 कश्मीर से हटाई गई थी। बोरिस जॉनसन ने अपने प्रतिद्वंदी जेरेमी कॉर्बिन को परास्त कर दिखा दिया कि जो भी आतंक की सरपरस्ती करेगा उसका जनता कभी साथ नहीं देगी। ये तस्वीर थी ब्रिटेन की सत्ता पर बोरिस जॉनसन के विजय की, लेकिन इस तस्वीर के पीछे विलायत में चली एक बड़ी जंग अमन और कट्टरपंथ के बीच। इस जंग में एक तरफ अमन का दामन थामे बोरिस जॉनसन थे, तो दूसरी ओर इस्लामिक कट्टरपंथ का सहारा लेकर चलते जेरेमी कॉर्बिन। एक को हिंदुस्तान की संस्कृति पर भरोसा था, दूसरे को मुस्लिम ब्रदरहुड का साथ मिल रहा था। एक को गुरुवाणी में यकीन था, दूसरा आतंकियों की कब्र पर फूल चढ़ा रहा था। एक ब्रिटेन को तरक्की का रास्ता सुझा रहा था, दूसरा पार्टी की मुस्लिम बॉडी बनाने में जुटा हुआ था। और ब्रिटेन में हुई इस चुनावी जंग में जीत उस बोरिस जॉनसन की हुई जिसके ललाट पर अमन का तिलक सजा था। ब्रिटेन के चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी की जीत का धक्का लेबर पार्टी को ऐसा लगा कि जेरेमी कॉर्बिन ने तो आगे चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया। ब्रिटेन में हुए इस चुनाव में ब्रेक्जिट जितना बड़ा मुद्दा था, उससे जरा भी कम बड़ा मुद्दा धार्मिक कट्टरता का नहीं था। एक तरफ ब्रिटेन का एक मुसलमान बोरिस जॉनसन को हराने के अभियान में जुटा था। इमरान खान की पूर्व पत्नी रेहाम खान तो प्रचार में घर घर जाकर लेबर पार्टी को वोट देने की अपील कर रही थी। वहीं दूसरी ओर बोरिस जॉनसन गैर मुस्लिम वोटों के साथ चुनावी बात कर रहे थे। चुनाव में साफ हो गया था कि लेबर पार्टी कट्टरपंथियों के साथ है, क्योंकि वो लेबर पार्टी ही थी जिसने कट्टरपंथियों के दबाव में भारत के खिलाफ सितंबर में कश्मीर प्रस्ताव पास किया था। वो लेबर पार्टी ही थी जिसने मुस्लिम ब्रदरहुड से गुहार लगाई। लेबर पार्टी कट्टरपंथियों के बीच प्रचार में जुटी रही। 85% मुस्लिम वोट भी लेबर पार्टी को मिले, लेकिन लेबर पार्टी 202 सीट से आगे नहीं बढ़ सकी। बोरिस की जीत ने ब्रिटेन वासियों को ब्रेक्जिट के जाल से मुक्ति की उम्मीद दी, वहीं कट्टरपंथ से लड़ने का साहस भी दिया। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने बोरिस जॉनसन को लिखा, बोरिस जॉनसन को दमदार बहुमत के साथ सत्ता में लौटने की बधाई। मेरी तरफ से उन्हें शुभकामनाएं। भारत यूके के करीबी संबंधों के लिए हम साथ काम जारी रखेंगे। दूसरी ओर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं, जिन्हें जेरेमी कॉर्बिन से बड़ी उम्मीदें थी। वो सदमे में है। चुनाव नतीजों के बाद से इमरान की बोलती बंद है, क्योंकि कश्मीर पर प्रोपेगेंडा के चक्कर में उन्होंने कॉर्बिन का सियासी क्लाइमेक्स कर दिया। जी न्यूज़ नेशन।